हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट और मेरा नाम अंकुर शर्मा। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं या जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम पॉलिटी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पॉलिटी। लिख देता हूँ। पॉलिटी इसको बोलते हैं राज व्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था बोलते हैं। एक शब्द होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसको क्या बोलते हैं? संविधान। इसको क्या बोलते हैं स्पाइस? संविधान बोलते हैं। और दूसरा जो वर्ड्स होता है वो पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमको पढ़ना क्या है, और इन तीनों शब्दों में लोगों को या जो एस्पायरेंट्स होता है उनको बहुत कंफ्यूजन है ना। क्लास करके जाएंगे, क्लास के बाद पूछेंगे क्या पढ़ाया आज क्लास में, तो बताएंगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए हैं? पॉलिटिकल साइंस पढ़कर आए हैं। जबकि हमको क्या पढ़ना होता है? जीएस में पॉलिटी पढ़ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पॉलिटिकल साइंस है, जो ये पॉलिटिकल साइंस है, इसका जो एरिया है वो क्या है? बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। जिसमें पॉलिटी भी आता है, राज व्यवस्था भी आता है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, संविधान भी आता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? पॉलिटी में पढ़ना है। पॉलिटी में पढ़ना है। पॉलिटी के राज का मतलब, राज व्यवस्था का मतलब कि राज्यों को चलाने वाली, राज्य को चलाने वाली व्यवस्था। राज्य को चलाने वाली व्यवस्था है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। राज्य को चलाने वाली व्यवस्था होती है, इसी को क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। तो संविधान क्या है? संविधान क्या है मतलब एक लिखित दस्तावेज है। एक लिखित दस्तावेज है मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो राज्य की सीमाओं को निर्धारित करता है। या सीधी सी बता दें कि इस जो राज्य को चलाने के लिए उचित और उचित या अनुचित का बोध कराता है। जो बोध कराता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहूं तो पॉलिटी क्या है? राज्य को चलाने के लिए एक व्यवस्था, मतलब वर्किंग प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, शासन को, या जो वर्किंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार को चलाने वाली, ये सरकार का मतलब स्टेट कह सकते हैं, स्टेट को चलाने वाली एक व्यवस्था है। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक और आई आएगा ना, टी आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित दस्तावेज है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे लीगल सेंसिटी प्राप्त है। अरे और ये क्या है? एक दस्तावेज है। ये यहां लिख देता हूं दूसरी साइड में। It is a document having
डॉक्यूमेंट हैविंग लीगल सेंसिटी लीगल सेंसिटी है जो इसको प्राप्त है। तो यह तीनों चीजों में समझ में आ गया कि पॉलिटी क्या होता है भाई, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है भाई, और जो लास्ट है संविधान क्या होता है। इन सब के बारे में समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूँ, तीनों शब्दों को मैंने कर दिया अंडरलाइन। ठीक है, पॉलिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस हमको नहीं पढ़नी है, बंद कर दीजिए। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का ही एक छोटा सा पार्ट, जिसको पॉलिटी बोलते हैं, राजव्यवस्था बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, दोनों चीजों को पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जीएस में जो वनडे एग्जाम का नेचर वहां पर यही आते हैं। लेकिन जब इस सब में जब हम पूरे विश्व की जो पॉलिटी या जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो वो करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जैसे आपने ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा यूएसए में किस प्रकार की व्यवस्था है ना, और यूएसएसआर में किस प्रकार की व्यवस्था है, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, टर्कीम क्या कहते हैं, है ना, वेवर क्या कहते हैं, ये थिंकर्स। जब इन सबको पढ़ते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं, तो वो किस में आता है, वो पॉलिटी में आता है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, जहां तक मेरे को पता है, जहां तक मेरे को लगता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं सिलेबस का, है ना। ये तो मैंने आपको बता दी कि पॉलिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। बात करते हैं सिलेबस। सॉरी, सिलेबस, हमारा सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, पाठ्यक्रम। पहला हम पढ़ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास की बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। यहां से हम देखेंगे कि 1773 से जब रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1935 और 1947 तक संविधान कैसे कैसे बनाया गया है, इन एक्ट में कौन कौन से प्रोविजंस थे, सबको पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा, इसके बाद हम पढ़ लेंगे प्रियम्बल, या पढ़ लेंगे साइलेंट फीचर्स, है ना। ये चलो प्रियम्बल ही लिखते हैं, है ना, आगे पीछे भी मैं पढ़ा सकता हूँ, प्रियम्बल पढ़ लेंगे। प्रियम्बल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में ही हम पढ़ेंगे क्या, कमेटीज कितनी थी, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बैठी गई, या इसके काम करते हैं, इसको पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही पढ़ लेते हैं। इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ, यहाँ पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिसने देश की पहली संसद के रूप में काम किया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ लेंगे फिर हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद हम पढ़ लेंगे मेजोरिटी, पढ़ लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद हम पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। फिर हम यहाँ पर शेड्यूल्स पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, शेड्यूल्स पढ़ लेंगे। फिर हम यहाँ पर शेड्यूल्स के बाद में आ जाएंगे प्रियम्बल पर। प्रियम्बल प्रस्तावना, प्रस्तावना, बहुमत, बहुमत के प्रकार,
बहुमत के प्रकार। संविधान सभा इसको बोलते हैं, संविधान सभा, इसको बोलेंगे भारत के संवैधानिक विकास। प्रियम्बल हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ लेंगे, प्रियम्बल के बाद आ जाएंगे पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। फिर इसके आगे चलेंगे। फिर इसके बाद पढ़ लेंगे हम सिटीजनशिप। क्या पढ़ लेंगे? सिटीजनशिप, इसको बोलते हैं नागरिकता। क्या पढ़ लेंगे? नागरिकता। फिर इसके बाद हम पढ़ लेंगे, सिटीजनशिप के बाद आ जाएंगे हम फंडामेंटल राइट्स तक। फंडामेंटल राइट्स, इसको बोलेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक। फिर उसके बाद फंडामेंटल, या इससे पहले डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फिर इसके बाद हम पढ़ लेंगे फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पर मौलिक कर्तव्य, दोनों एक ही है ना, मूल अधिकार मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य। फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे यूनियन, है ना। यूनियन का मतलब सब पढ़ लेंगे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का मतलब भाई राष्ट्रपति। फिर इसके बाद हम पढ़ लेंगे पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट संसद, है ना। और जो कुछ भी बचेगा उसको मैं आगे लिखता रहूंगा। और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के बाद पढ़ेंगे एस्पायरेंट्स, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा इसी में आ जाएंगे, है ना। फिर क्या करते हैं, स्टेट के लेजिस्लेचर पर आ जाते हैं, स्टेट के लेजिस्लेचर पर आ जाते हैं। यहाँ पढ़ लेंगे हम, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और लिख लेना, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। फिर पार्लियामेंट के बाद पढ़ेंगे अपन लोग, जहाँ पर पीएम भी पढ़ लेंगे, है ना, प्राइम मिनिस्टर। क्या पढ़ लेंगे? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। क्या पढ़ लेंगे? प्रधानमंत्री। फिर यहीं पर पढ़ लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, फिर यहां पर आ जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर की साइड में, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल। यहाँ लिख लेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका, राज्य विधानमंडल या विधायिका लिख देता हूं, राज्य विधायिका, ठीक।
यहाँ पर लिख लेंगे चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है। गवर्नर हो गया, ये सब हो गया। फिर यहाँ पर पढ़ लेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन मतलब यहाँ पर सेंट्रल स्टेट रिलेशन का केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। फिर इसके बाद हम पढ़ आ जाएंगे जुडिशरी की तरफ, जुडिशरी की तरफ मतलब न्यायपालिका, न्याय की पालिका। फिर आ जाएंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे स्थानीय स्वशासन के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब संवैधानिक, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक। फिर इसके बाद में लिख लेंगे अदर या मिसलेनियस, इसके बाद में क्या लिख लेंगे, मिसलेनियस लिख लेंगे। मिसलेनियस मतलब विविध, जो भी सारी चीजें छूट गई होंगी उनको लिख लेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस। इसको हम स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि हाय राम, इतना ज्यादा पढ़ना है पॉलिटी में, है ना, ये लग रहा है ना कि इतना ज्यादा पढ़ना है। तो आराम से पढ़ाऊंगा, देखो भगदड़ नहीं बजाऊंगा। जैसे मैंने पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ाया आपको, सेम मैं वैसे ही आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा। मेरा यही दोनों सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है, और उसके बाद साइंस टेक आता है, साइंस टेक है ना। तो कोई भी भगदड़ इस सब्जेक्ट में नहीं होगी। जैसे मैंने अब तक जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया वही तरह से, उसी तरह से ये सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट का जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो बाइलिंगुअल ही रहेगा, और आपको साथ के साथ पीडीएफ भी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही पीडीएफ आपको साथ के साथ मिल भी जाएगी। ठीक है, तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, इसको स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर कुछ चीजें आपको पढ़ाऊंगा तो बस वो इसी क्रम में रहेंगी, वो इसी क्रम में रहेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो जैसे मैं प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, प्रियम्बल के बाद यूनियन एंड स्टेट पार्ट 1 पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज और ये सब राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब पढ़ाऊंगा। लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूँ उसी समय पर मैं आपको गवर्नर भी समझाऊंगा, उसी समय पर मैं आपको गवर्नेंस भी समझाऊंगा, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस दो तीन डिफरेंस है। एक तो आर्टिकल का, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 123 में, 123 में सेम पावर दी हुई है किसके लिए, गवर्नर के लिए। लेकिन उसका आर्टिकल क्या है, 213 213।
है 213 ये आर्टिकल्स है। इसी प्रकार से जैसे जो मृत्युदंड होता है उसको क्षमा कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन जो गवर्नर होता है वो मिलिट्री पावर में यूज नहीं कर सकता, ना ही उसको कर सकता है, क्षमा कर सकता है। दूसरा जो प्रेसिडेंट होता है वो कोर्ट मार्शल हुए मतलब जो मिलिट्री लॉज हैं वहां पर भी उसको यूज कर सकता है, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता है। जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो जिस प्रकार से बिल पार्लियामेंट में पास होते हैं सेम उसी प्रकार से बिल स्टेट लेजिस्लेचर में भी पास होते हैं। जो बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास करके किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। तो वही जब स्टेट की लेजिस्लेचर के द्वारा पास हो जाता है तो वही साइन के लिए कहा जाता है? गवर्नर के पास। तो अलग अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लिखवा दूंगा मतलब समझाने की इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कम समय है, टाइम कम है, देख अभी तो खूब टाइम है लेकिन टाइम कम है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपने अगर सेंटर अच्छे से पढ़ लिया, सेंटर का मतलब प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, सेम वही प्रोविजन ज्यों की त्यों, बस एक दो चेंज को छोड़कर ज्यों की त्यों कहां पर है? स्टेट में भी है। स्टेट में जैसे स्टेट में जैसे यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भी क्या है? स्टेट की लेजिस्लेचर है, राज्य की विधायिका है। तो देश में भी राज्य की विधायिका मतलब देश की विधायिका है और पार्लियामेंट है, संसद है। वहां पर भी दो सदन होते हैं, एक तो अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा होता है और जो लोअर हाउस होता है वो लोकसभा होता है। ठीक है। तो जो यूपी की विधानसभा है, जो यूपी की विधायिका है, वहां पर भी दो चीजें हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली है मतलब विधानसभा है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राज्य की विधान परिषद है। तो जो विधान परिषद है, जो सेंटर में राज्यसभा है वो काम करती है, और जो एल है लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है राज्य में वही काम करती है जो सेंटर में कौन करता है? लोकसभा करती है ना। यहाँ पर अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। तो स्टेट में अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बिल पास करने में सेम पावर विधानसभा की है, सेम पावर लोकसभा की है। बिल पेश करने में जो पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल की है वही पावर किसकी है? राज्यसभा की है। जैसे मनी बिल की अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो मनी बिल को ना तो अगर सेंटर का मनी बिल है तो उसको राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती है, उसमें चेंज नहीं कर सकती है। सेम वही प्रोविजन अगर स्टेट की राज्यसभा, अगर स्टेट की विधायिका है उसने कोई बिल पास करके भेज दिया है लेजिस्लेटिव असेंबली ने, विधानसभा ने, तो जो विधान परिषद है उसके पास भी पावर नहीं है कि वो राज्यसभा की तरह जैसे वो राज्यसभा क्या करता है? बिल पास चेंज नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता। सेम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उसको अमेंड नहीं कर सकती। ये तो रहा सिलेबस का कि जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो सेम प्रोविजन हाई कोर्ट में भी आपको समझ जाना है। ये तो हो जाएंगे वहां पर चीज। दूसरा, अब बात कर लेते हैं सोर्स की। सोर्स की मतलब स्रोत कहां से रहेंगे, कौन से कहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको बता देता हूं सोर्स के बारे में, है ना। तो पहला सोर्स जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उसका नाम नहीं लूंगा तो आप लोग बुरा भी मान सकते हैं, तो जो संविधान के लिए या राज्य व्यवस्था के लिए बाइबिल कही जाती है उसका नाम क्या है? एम लक्ष्मीकांत। तो आपको क्या करना है? आपको एक फास्ट रीडिंग लगा देनी है एनसीईआरटी की। मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। जो सोर्स है, हाँ एक क्लास चलेगी। जो सोर्स है उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 11 और 12th की, 11 और 12th की। अगर आपका जो लेवल थोड़ा कम है तो आप 10th की भी ले सकते हैं, बाकी मैं आपको प्रेफर करता हूँ 11th की और 12th की। पढ़ लेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी। बट क्या कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, अच्छा विधायिका क्या होती है। बाकी मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा,
तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, आपके लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। जो मैं यहाँ से कहानी सुना रहा हूँगा, वो आप रिलेट कर पाएँगे। वो क्या कर पाएँगे? आप रिलेट कर पाएँगे कि अच्छा इसका मतलब वो है जो हमने एनसीईआरटी के उस चैप्टर में पढ़ा था। कि एनसीईआरटी आपको क्या करती है? आपके बेस को मजबूत करती है और जब आपका बेस एक बार मजबूत हो जाता है, तो आप उस पर कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर घर की नींव मजबूत है, तो आप उस पर 1 मंजिल बना लीजिए, 2, 4, 6 जितना मंजिल आप बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। बशर्ते आपके घर की जो नींव है, जो आधारशिला है, वो एकदम से मजबूत होनी चाहिए। ठीक है? तो सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है, अगर इतना नहीं पढ़ रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की रीडिंग लगा दें। एक तरफ से उठाइएगा और लास्ट तक समाप्त कर दीजिए, है ना? अगर मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, तो आप लोग कहेंगे बताइए पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और एम लक्ष्मीकांत का नाम लिया ही नहीं है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो कैसे होगा? क्योंकि एम लक्ष्मीकांत आप लोगों में इतनी ज़्यादा फेमस है मार्केट में, पता नहीं क्या है ऐसा उस बुक में। हाँ, लैंग्वेज उसकी अच्छी है, आसान है, अच्छी बुक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे या आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा भी एम लक्ष्मीकांत। फिर आपको पढ़ना है क्लास नोट्स। क्लास अगर आप जो ऊपर के दोनों सोर्स हैं, कौन-कौन से? एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत। अगर आप इनको छोड़ भी देते हैं, नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, तो भी काम हो जाएगा, बशर्ते आपको क्लास नोट्स पढ़ना होगा मल्टीपल टाइम। 10 से 15 बार रीड करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने होंगे। ना? अगर आप इतना कर लेते हैं, तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं 3 से 4, जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आपके वनडे एग्जाम में, है ना? अलग-अलग एग्जाम में अलग-अलग वेटेज होता है। मैं तो सबको एकदम से ओवरव्यू लेके चला हूँ, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस हो, कोई सा भी हो ना, उस एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का, सब में काम देगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से वहाँ आते हैं और इससे ज़्यादा भी आते हैं। तो अगर आप इतना कर लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएँगे। अब पहले सिलेबस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब सोर्स के बारे में पढ़ लिया। तो इस क्लास में हम यही देखते हैं कि हम कितना अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। देखो पढ़ना तो आगे हम 10 क्लास, 15 क्लास, 20 क्लास, 25 क्लास अच्छे से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले है सिलेबस को समझना, क्योंकि अगर आपने सिलेबस को समझ लिया, तो आधी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाती, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती। कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं जाना है तो पहले तो रास्ते के बारे में ही पता करना होगा कि जाएँगे कैसे वहाँ तक। अगर आपको यही नहीं पता कि रास्ता जाना किधर है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है और आपने मुँह उठाया और एकदम से स्टार्ट हो गए, तो हो सकता है आप उस जगह पर पहुँच जाएँगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। आप 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल गए, आपने फिर पूछा किसी से कि मेरे को एक जगह था, एक पैलेस था XYZ, वहाँ पर जाना था। उसने बताया कि आप गलत दिशा में आ गए, आपको पीछे जाना है। तो आपने जो 2 किलोमीटर जाने में समय लगाया, वो तो वर्थ नहीं है। वो तो क्या हो गया? वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, है ना? समय का दुरुपयोग हो गया, बेकार हो गया समय। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जो कोचिंग होती है वो आपको यही चीज़ प्रोवाइड कराती है, कि जो आपका मेंटर होता है, आपको अपने मेंटर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो मेंटर अगर बना है, मेंटर तक आया है, तो कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, इतने ज़्यादा टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो किसी को भी ऐसे ही रख नहीं लेती है कि अच्छा आपकी मेरे को पर्सनैलिटी या आपका मेरा चेहरा अच्छा लगा, आप आ जाइए हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं। उसका नॉलेज देखता है, उसका स्किल देखता है, उसको नॉलेज कितना है वो देखा जाता है, उसकी टीचिंग स्किल्स कितनी है वो देखा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा, मैं आपको बता दूँ, देखो नॉलेज एक अलग है और टीचिंग एक अलग है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि टीचिंग इज़ ए ड्रामेटिक, है ना? टीचिंग क्या है? एक एक्टिंग है, नथिंग एल्स, उसके सिवा कुछ
नहीं है। टीचिंग क्या है? एक एक्टिंग है। जैसे किताब में तो सारी चीज़ें ये भी लिखा हुआ है ना, सब चीज़ें लिखा हुआ है, लेकिन एक मेंटर आपको क्या करता है, जैसे आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, 3-4 लेसन है, 4-5 लेसन है, और यहाँ आपका मेंटर ने उसको 1 से डेढ़ घंटे में आपको पढ़ा के छुट्टी कर दिया। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पूरा एक चैप्टर है 20 पेज का, लेकिन आपको 2 पेज में समाप्त कर दिया पढ़ाकर, तो वो काम हो जाता है मेंटर का। तो ये जो मैंने लिखवाए हैं एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत, इनको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, और इसके साथ-साथ एक और बुक है बीएल फाड़िया। इन दोनों से मैं पढ़ रहा हूँ और एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, उससे आपको नोट्स मिल रहे हैं, उसी से नोट्स पढ़ा रहा हूँ आपको, नोट्स उसी से आपको मिलेंगे। तो अगर ऐसा भी नहीं कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको छूट जाएगा, बशर्ते आपको प्रैक्टिस बार-बार करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि देखो जीएस में सीधी-सी बात है, अगर कोई भी टीचर कहता है कि मैंने आपको पढ़ाया 100 क्वेश्चन और आप 100 में से 100 कर आएँगे, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो 100 में से 100 खुद भी नहीं कर सकता, जो रियलिटी है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि 100 में से 150 मैं कर सकता हूँ, है ना? 100 में से 150 क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जीएस जो है एक अथाह सागर है। जीएस क्या है? एक अथाह सागर है। उस अथाह सागर में से आपको कुछ मोती चुनकर बाहर निकालने होते हैं। जो उन मोती को चुनकर निकालेगा, सिलेक्शन के ज़्यादा करीब पहुँच जाए। ऐसा नहीं कि आपने क्या काम किया, प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लिया, एकेडमी में किया, तो एक रात पहले पढ़ना स्टार्ट किए, लिख आए वहाँ पर जो भी ज्ञान आया था, और जो भी ज्ञान अर्जित किया था एक रात में, वो तो चलता है ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है। एक रात आपने पढ़ा और अगले दिन गए, जो कुछ पढ़ा था सारा कुछ वहाँ पर उलट दिया, आपके नंबर भी आ गए 80%। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सेक्टर है ना, जो शिक्षा है, उसका सिलेबस वही चल रहा है अभी से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से उसी चीज़ को हम पढ़ाते चले आ रहे हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिशन है, उसका नेचर हर ईयर, एवरी ईयर क्या होता है, चेंज होता है। 2012 का पेपर देखना आप, 2015 का पेपर, दोनों में बहुत डिफरेंस दिखेगा। 2020 का पेपर देखना, 2020 की कट ऑफ देखना आप, बहुत अंतर दिखेगा। 2020 से कंपेयर करना 2025 का जो पेपर होने वाला है, या जो पीछे पेपर हो चुका है 2024 में, आप उससे कंपेयर करना, आपको पता चलेगा फर्क कि 2020 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और अब कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब वहां पर क्वेश्चन 2020 से पूछे जा रहे थे, तो वहां पर जो क्वेश्चन का नेचर था पूछने का, वो बहुत सिंपल रहा था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा एनालिटिकल हो गया है। मतलब जो पहले क्वेश्चन आ रहे थे वो इजी टू मॉडरेट आ रहे थे, इजी टू मॉडरेट आ रहे थे, लेकिन 2024 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, या जो 2025 में आएंगे, वो 2024 की तुलना में और ज्यादा कठिन है, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर आप सब देखो, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और सरकारी नौकरी को एक सिक्योरिटी के रूप में भी देखा जाता है। सरकारी नौकरी के बार लग गई, ठीक है, फिर सिक्योरिटी लगातार रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि ये डर रहता है कि जॉब ऐसा ना हो कि रास्ते में ही छूट जाए। ऐसा एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग डिफरेंस है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो फिर से मेरा कहना वही है कि आपको क्लास नोट्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, और आपको जो मेंटर, जो भी आप जिसको भी फॉलो करते हैं, आपको जो मेंटर पढ़ा रहा है उस पर विश्वास रखना है कि वो हमको सही पढ़ा रहा है, और उसी के नोट्स को लगातार फॉलो करते रहना। देखो 10 बुकों को पढ़ने से, 10 बुकों को आपने एक बार 10 बुकों को पढ़ा, उससे अच्छा है कि एक बुक को ही आप 10 बार पढ़ लो ना। आपने क्या काम किया, आप गए मित्र के पास, मित्र ने कहा कि और बताइए तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। पॉलिटी किससे पढ़ रहे हैं? आपने कहा कि हम लक्ष्मीकांत से। तो आपने कहा क्लास नोट्स से। आपका दोस्त बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बोले क्यों? कि मैं लक्ष्मीकांत से भी पढ़ रहा हूँ, और वो 4 साल से पढ़ रहा है, या 5 साल 7 साल से पढ़ रहा है, तो उससे पूछना कि आपका क्यों नहीं हुआ, जब आप तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आपका क्यों नहीं हुआ? तो सारा खेल यहाँ प्रैक्टिस का है, सारा खेल यहाँ प्रैक्टिस का, क्योंकि टाइम कम मिलता है, उसमें आपको मैथ भी करना है, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीके जीएस भी, बहुत सारे सब्जेक्ट है, करंट अफेयर तो आज के टाइम में एक अलग से दैत्य बना हुआ है, एक राक्षस है।
अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो करंट अफेयर उसको रोक देता है, कि करंट एक ऐसा टॉपिक है जो डेली चेंज होता रहता है। उसको अगर आपने लगा कि उसको आपने ये सोचा है कि एक काम करेंगे, अभी नहीं पढ़ते हैं, जब एग्जाम आएगा, एग्जाम से 1 महीना पहले पिछले 5 या 6 महीने की मैगज़ीन खरीदेंगे और मैगज़ीन को एक लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो आप सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये करेंगे, आप सिलेक्शन से बाहर, है ना? कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, कुछ एक लोग कह सकते हैं नहीं सर मैंने तो ऐसा किया था, लेकिन मैं सिलेक्ट हो गया, तो कुछ अपवाद भी होते हैं। और देखिए, ये आप भी ये भी मानेंगे हर व्यक्ति की अपनी अलग कैपेसिटी होती है पढ़ने की भी और उसको एक्वायर करने की भी। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे दिन बैठते हैं और एक चैप्टर पढ़ते हैं, वहीं एक बच्चा आता है, वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बैठता है और चैप्टर कम समाप्त कर लेता है। तो एफिशिएंसी तो दोनों की, दोनों पढ़ तो एक ही चैप्टर रहे हैं ना, तो ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति 2 घंटा पढ़ता है सिर्फ, तो मैं भी 2 घंटा पढ़ूँ। वो आपको अपनी जो कैपेसिटी है, वो आप अपने अच्छे अच्छे तरह से जानते हैं। सबके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज यहाँ पर समझाई। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, अगर कोई कहे कि अब लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, बोले हाँ मैंने नहीं, ये नहीं कहना कि उसने कहा लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है और गए खरीद कर लिया है, खरीद कर, क्योंकि देखो टीचर भी है, जैसे मैं हूँ या कोई और भी, कोई भी मान सकता है, अपने हाथ से तो लिख ही नहीं रहा है संविधान, अपने हाथ से तो पॉलिटी कुछ भी कह, आर्टिकल 1 में लिखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1। मेरे को लग रहा है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मैंने लिखा पहले पार्ट में सिटीजनशिप, ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ ना, कोई टीचर ऐसा कर सकता है। तो जो चीजें किताब में लिखी हुई हैं वही अपनी आसानी लैंग्वेज में नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। किसी ने कहा आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, आप एग्जाम से 20 दिन पहले थे, आपसे पूछा कि आपने पॉलिटी तैयार कर लिया, बोले हाँ। आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास की स्टार्ट की थी, आपने कहा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाया मैं। आपके मित्र ने कहा हाँ, बताइए, पेपर देने जा रहे हैं और एनसीईआरटी को पढ़ा नहीं है, कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन? तुम्हारा तो सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में, मेरिट में नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर से वही बात कि 10 बुकों को एक-एक बार पढ़ने की बजाय आप एक बुक को 10 बार से ज़्यादा पढ़ लीजिए। क्लास नोट्स आपको फॉलो करने स्ट्रिक्टली, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इकोनॉमी का जो नेचर है वो अलग है, वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक और डायनामिक दोनों आते हैं। वहाँ पर जो नेचर है सब्जेक्ट का वो बहुत जल्दी चेंज भी होता है, लेकिन पॉलिटी के संदर्भ में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें चलती हैं वो लगातार चलती रहती हैं। जब तक तो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट, जो अगर आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी देखते हैं, तो बिल वगैरह है, जैसे मैंने बताया शेड्यूल्स, संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, तो 12 शेड्यूल्स ही रहेंगी जब तक कोई शेड्यूल्स उसमें ना जुड़े। और वो अगर कोई शेड्यूल्स जोड़ ही जाएगी तो वो इतना बड़ा अमेंडमेंट होगा कि वो हर मैगजीन में कवर हो जाएगा, हर टीचर आपको कवर कराएगा। या मान लीजिए अभी 28 स्टेट्स हैं, कोई नया स्टेट बनता है, तो अगर आप करंट अफेयर नहीं भी पढ़ेंगे, तो भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर टीवी न्यूज़ पे या आपकी जो रील्स आती हैं, जो आप देखते रहते हैं लगातार, उन रील्स वगैरह में वो क्या हो जाएगा, उस स्टेट का नाम पता चल जाएगा कि अच्छा, ये स्टेट बना है और ये जो इन स्टेट से कटकर अलग बनाया गया है। तो इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो आपको पता नहीं होगा, है ना? तो आज की चीज़ें इतनी ही रखते हैं जो सिलेबस की हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना है तो आप मेरे को बता सकते हैं, फिर उसके बाद और स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, कुछ चीज़ और बता देता हूँ, मॉक टेस्ट लगाना है और इसके साथ-साथ पीवाईक्यूज़, उसके साथ-साथ पीवाईक्यूज़ का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ाने लगाने हैं, सॉरी, टेस्ट प्रैक्टिस करना है ना? कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप पसीना युद्ध से बाहर प्रैक्टिस में बहा लेंगे, उतना कम खून आपका युद्ध में बहेगा। तो यहाँ खून तो नहीं बहाने की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इतना ज़रूर आशा करते हैं आपको कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर लेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये रहने वाला है।
कोई डाउट? चलो, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं और इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक नई क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में। पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलो थोड़ा सा इसमें मैं पढ़ा देता हूँ संविधान के बारे में, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको। इसी को स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से, ना इस पढ़ाया था ना संविधान वगैरह। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, 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 है ना। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ये लेंथिएस्ट लिखेंगे ना। रिटन डॉक्यूमेंट हैविंग लीगल सेंसिटिव, मतलब एक ऐसा नियम या कानून का एक ऐसा दस्तावेज है जिसको कानूनी वैधता प्राप्त है। तो यहाँ टी तो लगा है ना, लेंथेस्ट। सबसे लंबा, अब देखो सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है कहाँ का? भारत का है। यहाँ पर इंडियन भी लिख देता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बारे में और लिखता हूँ थोड़ा सा, है ना। जो इसका डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट होकर, 1773 से स्टार्ट होकर और 1946 या 1947 कह सकते, 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसको क्या कहते हैं? इसको जहां जहां पर इंडिया को क्या कहते हैं? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। यहां पर एक वर्ड आया है स्टेट, यहां पर एक वर्ड आया है स्टेट। स्टेट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके 4 ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन्स होते हैं? 4 ऑर्गन्स। कितने ऑर्गन्स? 4 ऑर्गन्स। पहला, स्टेट। इसका मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है हम नेशन की बात कर रहे हैं। इसमें 4 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। इसके जो 4 ऑर्गन्स होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। जो पहला ऑर्गन्स है इसका, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन, जनसंख्या। दूसरा, टेरिटरी होती है, टेरिटरी, है ना। यहाँ पे लिखते थे राज्य क्षेत्र, इसको बोलते हैं राज्य क्षेत्र, इसको बोलते हैं जनसंख्या, बोलते हैं जनसंख्या। दूसरा, यहां पर होनी चाहिए सरकार, यहां पर कौन होनी चाहिए? सरकार। और वो सरकार कैसे होनी चाहिए? सॉवरेन, संप्रभु। संप्रभु समझाता हूं क्या मैंने लिख दिया।
स्टेट होने की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 4 ऑर्गन्स होते हैं कि पहले क्या होना चाहिए, वहां पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, जो कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा, तो पहले नंबर पे आ गए हैं। यही काम हमने दिन रात जाग जाग कर किया है। फिर उसके बाद आता है टेरिटरी, मतलब वह राज्य क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर वो पॉपुलेशन रहेगी, लेकिन उसको गवर्न करने के लिए कौन होनी चाहिए, एक सरकार भी होनी चाहिए। तो गवर्न करने के लिए सरकार हो गया, और वो सरकार सॉवरेन होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु का मतलब है कि बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के या बिना किसी इंटरनल प्रेशर के अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट करने की पावर, उनको फॉर्मुलेट करने की पावर, उनको फॉर्मुलेट करने की पावर। जो ये है ना, ये फिजिकल बेसिस पे, फिजिकल बेसिस, राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, ठीक है। जो ये है, ये क्या है, ये भी सॉरी, फिजिकल बेसिस, राजनीतिक नहीं, भौतिक आधार है ना, भौतिक। और ये जो है, ये पॉलिटिकल बेसिस पर, पॉलिटिकल बेसिस, राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर। और जो ये है, ये किसके आधार पर है, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का मतलब है कि इट इज ए सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर, इसको बोलते हैं सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर, मेकिंग पावर। तो ये तो था स्टेट के बारे में ना। अब बात करते हैं हम जो स्टेट है और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बारे में। जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है ये गवर्नमेंट, इसके 3 आधारों के बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ पर मैं एक हेडिंग डालता हूँ गवर्नमेंट, क्या डाल दिया, गवर्नमेंट, सरकार, सरकार। जो इसके भी 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं। वो 3 फंक्शन कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। पहला फंक्शन, पहला फंक्शन है हमारा लेजिस्लेचर। पहला फंक्शन कौन सा, लेजिस्लेचर, इसको बोलते हैं विधायिका, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, विधायिका, ठीक। दूसरा एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं कार्यपालिका, इसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। और जो तीसरा है हमारा, तीसरा है इसको बोलते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। तीसरा क्या बोलते हैं इसको, न्यायपालिका। तो जो लेजिस्लेचर है, इसका काम क्या है, इसके काम के बारे में बात करते हैं। ये क्या काम करती है, ये करती है लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग बॉडीज ऑफ, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विधि निर्माण
करने का कार्य करती है। इसमें कौन आता है? इसमें आता है लोकसभा और राज्यसभा, ना लोकसभा और राज्यसभा, विधायिका कह सकते हो, तो वहां पर वही लिखा हुआ है। जो ये है, जो एग्जीक्यूटिव है, इसका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ का इंप्लीमेंटेशन करना, इसको बोलते हैं विधि निर्माण करना। विधि निर्माण करना, है ना। कानून बनाएगा, उस कानून को लागू कौन करेगा? जब कानून बन गया तो वो एग्जीक्यूटिव करता है। विधि को लागू करना, विधि को लागू करना। यहां पर दो प्रकार के मेंबर्स आते हैं। दो प्रकार के मेंबर्स कौन से आते हैं? कुछ तो ऐसे लिखते हो ना, दूसरी तरह से। दो प्रकार के मैंने आते हैं, एक तो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री आते हैं, दूसरा आते हैं सिविल सर्वेंट्स। एक तो मिनिस्टर्स आते हैं और दूसरा आते हैं सिविल सर्वेंट्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं टेम्पररी होते हैं, ये क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, एक टाइम के लिए चुने जाते हैं और इनको टाइम से पहले भी हटा दिया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। अब बात करते हैं जो जुडिशरी है। जुडिशरी का मतलब क्या है? ये लॉ को एडजुडिकेशन करती है। क्या करती है? लॉ को एडजुडिकेट करती है, मतलब विधि की न्याय संगतता, विधि की न्याय संगतता का क्या करती है? परीक्षण करती है ये। न्याय संगतता कैसे? कि अगर कोई कानून है और वो कानून बनाया गया है संविधान के अनुसार नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं, मतलब एक कोई बिल लाया गया या कोई भी कानून लाया गया, बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने बना दिया और एग्जीक्यूटिव ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन वो जो ह्यूमन है, जो हम लोग हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो हमारा मूल कर्तव्य है, या जो सॉरी जो हमारे मूल अधिकार है, उनको मिनिमाइज करता है या उनके अगेंस्ट है, या कानून जो है वो न्याय के अनुसार नहीं है, तो जुडिशरी उसको क्या करते हैं? नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। क्या कर देती है? नल एंड वॉइड घोषित कर देती है, उसको क्या करते हैं? मिनिमाइज, शून्य कर देती है। हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है वो तीन है। पहला, सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट। पहला कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, फिर इसके बाद हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जब जुडिशरी पढ़ेंगे वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा, वहां पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जब मैंने गवर्नमेंट लिखा था, यहाँ पर एक और चीज लिख लेंगे गवर्नमेंट के साथ साथ। इट इज ए, इट इज ए, एन लिख देंगे, इट इज एन एजेंट ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट का मतलब जो नेशन है उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं कैपिटल एस लिखता हूं उसका मतलब नेशन की बात करता हूं, मैं कंट्री की बात कर रहा हूं। अगर उसके मैं लिखता हूं स्मॉल एस, तो उसका मैं बात मैं करता हूं यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी,
जम्मू कश्मीर, इन सब के बारे में। मतलब जो राज्य हैं, जो प्रांत हैं, उनके बारे में लिखूँगा तो क्या स्मॉल एस लिखूँगा, अगर कैपिटल एस लिख रहा हूँ एस्पायरेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं बात कर रहा हूँ नेशन की, मैं बात कर रहा हूँ कंट्री की, मैं बात कर रहा हूँ देश की। ठीक है? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो फिर चलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ पॉलिटी आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। कोई भी इसमें ज़्यादा कोई भी कांसेप्ट नहीं है, बस हल्का-फुल्का कांसेप्ट है। अगर उस कांसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे, तो आप आसानी से पॉलिटी के आने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ले जाएँ। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ेंगे वैसे ही, जो एक क्लास रहेगी, उस क्लास में एक टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे, 1.5 घंटे जितना भी रहेगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स, क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो उसको खत्म करने में 2-3 क्लास लगेगी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एक क्लास में समाप्त हो जाएगा आसानी से। उसकी मैं ट्रिक भी बता दूँगा याद करने की, आसानी से याद भी हो जाएगा। जैसे शेड्यूल्स हैं, क्या हैं? शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल्स भी एक क्लास में हो जाएँगी आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।